हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें जो दोस्तों वह पुष्प जो है वह तद्भव हो जाएगा। क्या तद्भव, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसमें जो है दोस्तों वह कैलाश जो है वह अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषण में से भाववाचक संज्ञा में कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें जो है दोस्तों वह खट्टा खटाई जो है यह गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो पंडित का स्त्रीलिंग रूप जो है दोस्तों वो पंडिताइन है। क्या पंडिताइन, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपेक्षा का विशेषण क्या होगा। तो उपेक्षा का जो विशेषण होगा दोस्तों वह उपेक्षित होगा। क्या उपेक्षित, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है। तो द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण जो है भूखे को रोटी देता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, शयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो शयन का जो सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों से प्लस यन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंदना में प्रत्यय क्या है। तो वंदना में जो दोस्तों अना प्रत्यय है। क्या अना प्रत्यय। दही बड़ा में कौन सा समास है। तो दही बड़ा में जो है दोस्तों वह तत्पुरुष समास है। कौन, तत्पुरुष समास है। अगला है, ईश्वर का विपरीतार्थक क्या है। तो ईश्वर का विपरीतार्थक जो है दोस्तों वह अना ईश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असुर का पर्यायवाची क्या है। तो असुर का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह निशाचर हो जाएगा। क्या निशाचर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ही वॉज इन्वॉल्व फिल इन द ब्लैंक्स इन अ क्राइम। तो यह जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों, जीके जीएस का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द सोलिटरी। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वह बिजी हो जाएगा। क्या बिजी। अगला, चूज द करेक्ट वर्ड। तो इसमें जो है दोस्तों टैम्बैकू जो है वह सही वर्ड है, बाकी सारा जो है गलत है। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें जो है दोस्तों आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस जॉब सिंस लास्ट मंडे, यह जो है प्रश्न सही है, बाकी सारा का सारा जो है गलत है। आगे मैथ का प्रश्न है, वीडियो को पॉज करके आप मैथ को सॉल्व कर लीजिएगा। इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको सॉल्व करेगा तो इसका आ जाएगा 55 डिग्री। अगला प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 16.2/3%। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इस प्रश्न को सॉल्व करें तो इसका जो आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको सॉल्व करें तो इसका आ जाएगा 4। इसको इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसका जो इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो हमारा आ जाएगा 9413। इस समीकरण को सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसको जो सॉल्व करेगा 24 नंबर प्रश्न को, तो इसको सॉल्व करें तो इसका आ जाएगा अंडर 4 का घन। और 25 को सॉल्व करेगा तो इसका आ जाएगा 240। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के समय आया था दोस्तों वो हेनसांग आया था। क्या हेनसांग। हेनसांग और फाइयान में आप लोगों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं हाथ से हर्षवर्धन और हाथ से हेनसांग, तो इससे आपको दिक्कत कम होगा दोस्तों। अगला है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है वह सामवेद को कहा जाता है। क्या सामवेद को कहा जाता है। अगला है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। तो श्रीनगर की स्थापना है जो वो मौर्य शासक अशोक ने की थी। मौर्य शासक अशोक ने की थी। अगला, किस अंग्रेज वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो वो कौन था, टॉमस रो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। तो मराठा साम्राज्य का जो अंतिम पेशवा था वह बाजीराव द्वितीय थे। कौन, बाजीराव द्वितीय।
अगला प्रश्न है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो द्वैध शासन नीति को जो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। और बस लॉर्ड कर्जन जो है, लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल विभाजन किया था, क्या 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया था। अगला है, कूका आंदोलन को किससे संगठित किया? तो कूका आंदोलन को जो संगठित हुआ गुरु राम सिंह ने किया था। किसने? गुरु राम सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का मुख्य चिन्ह क्या था? तो 1857 की क्रांति का जो मुख्य चिन्ह था वह कमल और रोटी, यानी कमल और चपाती। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन समिति जो दोस्तों वह क्रांतिकारियों का एक संगठन था। क्या? क्रांतिकारियों का एक संगठन था। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय के जो वायसराय थे वो तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था, तो वह उपाधि जो थी तो दोस्तों कैसरे हिंद थी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को दिया था। और जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो महात्मा गांधी ने इसे वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया है। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया है। अगला है, किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर हमला करने की योजना तैयार की थी? तो यह किसने की थी? सूर्यसेन ने की थी। किसने? सूर्यसेन ने। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है दोस्तों सन 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को जो चंपारण आने का आमंत्रण जो है वह राजकुमार शुक्ल ने दिया था। किसने? राजकुमार शुक्ल ने दिया था, क्योंकि चंपारण में जो है नील तिनकठिया प्रथा चल रही थी। अगला है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी है दोस्तों वह कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ? कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, अकोसोबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो अकोसोबा बांध जो है वह वोल्टा नदी पर स्थित है। किस पर? वोल्टा नदी पर। अगला प्रश्न है, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रोम नगर जो है दोस्तों वह टाइबर नदी के किनारे बसा है। कहाँ? टाइबर नदी। तो वहीं दोस्तों राइन नदी के किनारे की बात करें तो जर्मनी जो है वह राइन नदी के किनारे स्थित है। कौन? जर्मनी। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है, सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? तो डेल्टा दोस्तों नदियों के द्वारा जो अपशिष्ट बहा कर लाया जाता है वो अपने मुहाने पर छोड़ देते हैं, जिसे डेल्टा कहते हैं। और यह जो समानता जो है त्रिभुजाकार होती है। अगला है, मानचित्र पर वर्षा का वितरण देखने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो इस पर जो है दोस्तों आइसोहाइट का किया जाता है। किसका? आइसोहाइट का किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भू अवस्थित देश है? तो ये जो बोल्विया जो है भू अवस्थित देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इवेपोरीमीटर का उपयोग जल वाष्पन में किया जाता है। यह सही है दोस्तों। करंट मीटर का प्रयोग जल प्रवाह मापन में किया जाता है। यह भी सही है। एटोमीटर दो स्थानों के बीच मध्य दूरी को नापने के किया जाता है। यह भी दोस्तों। रोटोमीटर जलीय आर्द्रता मापने के लिए नहीं दोस्तों, यह गलत है। जलीय आर्द्रता मापने के लिए जो है दोस्तों वह हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा गलत हो जाएगा। अगला है, जीवन एक मृत्यु का भूगोल निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भूगोलवेत्ता की कृति है? तो यह जो है सर डडले स्टाम्प की है। किसने? ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, यह जो है सर डडले स्टाम्प की कृति है। अगला है, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वर्षा वन जो है वह ब्राजील में पाए जाते हैं। अगला है, पेडंग क्या है? तो पेडंग जो है दोस्तों वह दक्षिणी पूर्व एशियाई का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो यह दोस्तों कहाँ, कश्मीर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर के बीच की कितनी दूरी है? तो भारत के जो उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर के बीच की दूरी है वह 3214 है। क्या 3214 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला है, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? तो अधिकांश भारतीय जो है काकेशियस से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तूफान का सागर किसे कहा जाता है? तो तूफान का सागर जो है चंद्रमा के तल पर जल विहीन क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों डिहरी जो है सोन नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ये ठीक है। भागलपुर जो है गंगा नदी के किनारे, यह भी सही है दोस्तों। गया जो है फल्गु नदी के किनारे, यह भी सही है। लेकिन बक्सर जो है दोस्तों ये गंडक नदी के किनारे नहीं, यह जो है गंगा नदी के किनारे, किससे, गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है, भारतीय संविधान द्वारा जन्म के आधार पर उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई जिसका जन्म जो है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन जरूरी है। यह सही है दोस्तों। दूसरा है, उपर्युक्त संशोधन की पुष्टि आधे से अधिक राज्यों के द्वारा की जानी चाहिए। नहीं ये दोस्तों ये अनिवार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न जो हम कथन 1 जो है वह सही है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर, कथन 2 गलत है लेकिन कथन 1 सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है, राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते कहाँ अंकित है? तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है सत्यमेव जयते है दोस्तों वह मुंडको उपनिषद से लिया गया। क्या, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और इसमें जो है वह सत्यमेव जयते जो है वह सबसे नीचे है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है जीत हमेशा सत्य की होती है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो केंद्र राज्य संबंध जो है वह 7वीं अनुसूची में, किससे, 7वीं अनुसूची में। बात करें दोस्तों 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची में जो केंद्र राज्य भाषा एवं 9वीं अनुसूची में है जो 9वीं अनुसूची का जो संबंध है वह भूमि सुधार से है। इसको भी आप याद रखेगा। अगला है, कौन बिना उपराष्ट्रपति रहे भारत के राष्ट्रपति बने हैं? तो यह जो दोस्तों एन संजीवन रेड्डी जो है यह पहले राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं रह चुके हैं, लेकिन बीवी गिरी, वेंकट रमन, जाकिर हुसैन जो है उप राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, सभी राज्यों का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है। तो यह कितना, 530। अगला प्रश्न हमारा, भारत की संचयी निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो भारत की संचयी निधि से धन निर्गम पर जो नियंत्रण है वह संसद का, किसका, संसद का। अगला, किस सभा का अध्यक्ष अपना सदस्य नहीं होता? तो वह जो किसका, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वह उस सभा के सदस्य नहीं होते हैं। और राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। अगला है, राज्यसभा के विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता जो थे कमलापति त्रिपाठी थे। अगला प्रश्न है हमारा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है वह कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो वर्तमान में जो अभी दोस्तों भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने, 25 उच्च न्यायालय हैं। एवं सबसे अधिक उच्च न्यायालयों वाला, सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक न्यायाधीशों वाला जो उच्च न्यायालय है वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। अगला है, मंडल आयोग का संबंध है। तो मंडल आयोग का संबंध है पिछड़ी जातियों से है। इन्होंने पिछड़ी जातियों से है और यह जो है दोस्तों कल्याण के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए यह आयोग का गठन किया गया था। अगला, पंचायत चुनाव कराने के लिए किसके द्वारा निर्णय लिया जाता? तो पंचायत चुनाव जो कराने का निर्णय है दोस्तों राज्य चुनाव आयोग के द्वारा लिया जाता है। किससे, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था जो बलवंत राय मेहता ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निर्णायक मत देने का अधिकार है, तो निर्णायक मत देने का अधिकार जो होता है वह लोकसभा अध्यक्ष को होता है। अगर किसी बात को लेकर जो जो कोई मामला फंस जाता है तो उस पर जो निर्णायक मत जो होता है दोस्तों वह लोकसभा अध्यक्ष दे सकते हैं। अगला है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों में जो संयुक्त अधिवेशन है वह राष्ट्रपति बुलवाते हैं, जिसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला है, एक विस्फोटक समान द्रव्यमान से दो टुकड़ों में टूट जाता है, दोनों टुकड़े गति करेंगे तो वह दोनों टुकड़े जो विपरीत दिशा में समान चाल से गति करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है, मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट की गति मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरेगी तब। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला है, यदि एक पिंड का संवेग 20% बढ़ जाता है तो इसका गति ऊर्जा का संवेग बढ़ जाएगा, तो यह 44%। अगला प्रश्न है, वर्षा वाले दिनों में स्कूटर सवार प्रायः फिसल जाता है क्योंकि सड़क और स्कूटर के टायरों के बीच घर्षण बल का मान जो है वह घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला है, वह उदासीन वस्तु साम्यावस्था में है जिसे हिलाने पर उसकी स्थित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो वह जो हो जाएगा दोस्तों वह शून्य हो जाएगी। क्या वह जो हो शून्य हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, किसी राइफल से एक गोली छोड़ी जाती है जिसमें कि राइफल पीछे की ओर हटती है, बताइए कि राइफल की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से क्या होगी? तो यह दोस्तों कम होगी, क्योंकि गोली छोड़ेंगे तो दोस्तों गोली गतिज ऊर्जा उसके अधिक होगी और वह आगे की ओर निकल जाएगा, जबकि राइफल की गतिज ऊर्जा जो है वह थोड़ी देर के बाद कम हो जाएगी। अगला है, स्प्रिंग की स्थिर ऊर्जा न्यूनतम है जब वह वास्तविक लंबाई पर होती है। क्या वास्तविक लंबाई पर होती है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केशितित्व के कारण कोई द्रव केश नली में ऊपर चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण का मान न्यून कोण होगा। क्या न्यून कोण होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई बाह्य बल नहीं होता है तो द्रव की किसी बूंद का आकार किस प्रकार का ज्ञात किया जा सकता है? तो द्रव के पृष्ठ तनाव से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा? तो यह 8 मीटर प्रति सेकंड से आएगा। एक तत्व परमाणु का बना होता है, यह सभी रखते हैं, तो यह जो सभी परमाणु संख्या रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एटॉमिक मास स्केल के लिए कौन सा तत्व एक मानक की तरह प्रयुक्त होता है? तो यह जो कार्बन 12 जो होता है यह होता है। अगला, पीयू एक मोल में पी परमाणु की संख्या होती है, तो पीयू मोल में जो पी परमाणु की संख्या जो होता है 2409 × 10⁻24 होती है। अगला है, 4.25 ग्राम अमोनिया में उपस्थित परमाणुओं की संख्या लगभग होती है, तो कितनी होती है? 6 × 10⁻23। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है। जब आयरन पिलिंग और सल्फर को गर्म किया जाता है तो काले रंग में यौगिक बनता है, तो यह FeS बनता है। क्या FeS? अगला है, यूरिया में कौन से तत्व होते हैं? तो यूरिया में दोस्तों CONH होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है? तो इसमें दोस्तों 4 ग्राम हाइड्रोजन में। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा तत्व HCl के साथ गर्म करने पर H2 गैस देता है? तो यह जो कौन देता है दोस्तों? तो यह जो हमारा क्या देगा? ये जो हमारा दे देगा दोस्तों Cu। क्या Cu? अगला है, एक मिश्रण गैस में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के अनुपात में 1:4 है, तो मिश्रण में अणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो इस मिश्रण में जो है दोस्तों अणुओं की संख्या का अनुपात जो होगा 7:32 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक रासायनिक अभिक्रिया में B मिलकर AB तथा C मिलकर A2C बनाता है, B तथा C आपस मिलकर क्या बनाएंगे? तो B तथा C जो आपस में मिलकर है दोस्तों वह BC2 बनाएंगे। अगला प्रश्न है, चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, तो यह कौन करता है? नीलहरित शैवाल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तना का भूमिगत रूपांतरण है, तो तना का भूमिगत रूपांतरण जो है वो आलू है। क्या आलू? अगला हमारा,
पित्त का स्राव होता है तो पित्त का स्राव जो होता है यकृत में होता है। एजोला एक है तो एजोला एक जलीय फर्म है, क्या जलीय फर्म है। अगला प्रश्न है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है तो रक्त का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। अगला है, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी हड्डियां निकलती है तो मनुष्य के मेरुदंड से जो है दोस्तों 31 हड्डियां निकलती है। अगला है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप जो है दोस्तों समुद्र तल के में वृद्धि हो सकता है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन ये भी हो सकता है, तट रेखा में परिवर्तन यह भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका सही हो जाएगा। अगला है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया जाता है वह कहाँ स्थित है तो यह जो है अंटार्कटिका के ऊपर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत का अवशोषित करती है तो यह जो है अल्ट्रावायलेट किरणें को। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, धान का खैरा रोग का कारण क्या है। धान का खैरा रोग का कारण जो है वह जिंक की कमी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह का सेट डिस्कशन हम वीडियो लेकर आते रहते हैं जिससे कि आपको परीक्षा में बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।